ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य का दूसरा पार्ट, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग इस वंश के सबसे महान शासक सम्राट अशोक की, जिसको कि द ग्रेट अशोक भी और महान अशोक बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे राजा की कहानी है। आप लोग जानते हैं कि इन कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी अपने उत्तराधिकार के लिए, अपने गद्दी के लिए। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और ये युद्ध प्रिय राजा थे, यानी इनको युद्ध प्रिय था। और अपना धीरे धीरे करके ये जब कलिंग के युद्ध में आए, तो वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, जान माल की हानि हुई, तो इसके बाद एकाएक इनका हृदय परिवर्तन हो गया। और ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, ये अहिंसा के पुजारी हो गए, बहुत सारे काम किए, बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार को भी आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटियों को दूर दूर देशों में भेजा। तो पर देखते हैं हम इस महान सम्राट की कहानी को। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है, और ये 268-69 के आसपास में ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। इनके पिता कौन थे? बिंदुसार। और इनकी माता कौन थी? सुभद्रांगी। ये जब गद्दी पर बैठे तो इस समय ये कहाँ के राजपाल थे? ये अवंती के राजपाल थे। अशोक के इतिहास की मेन जानकारी उनके शिलालेखों से ही होती है, जैसे अभिलेख से। अभिलेख, इनके जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे, 3 वर्गों में विभाजित हो गया था। एक क्या था? एक था शिलालेख, दूसरा क्या था? स्तंभ लेख, और तीसरा क्या था? गुहालेख। यानी जो शिलालेख है ये किस पे होगा? ये चट्टानों पे, पत्थर पे लिखा हुआ होगा, और इसकी संख्या क्या है? 14 है। और जो स्तंभ लेख है वो क्या है? पत्थर के खंभों पर लिखा हुआ है, जो पिलर टाइप का चीज़ होता है, और इसकी संख्या लगभग 7 है। और जो गुहा लेख है ये गुफाओं में है, तो ये हम लोग बराबर की गुफा जो गया वगैरह में है उस पर देखेंगे। तो गुफाओं में जो होगा वो क्या है? गुहा लेख। तो शिलालेख जो थे ये मुख्यतः किस भाषा में थे? मगधी और प्राकृत भाषाओं में। इनकी लिपि क्या थी? इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। लेकिन अगर आप आओगे जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो अफगानिस्तान वाला इलाका, वहाँ पे क्या थी लिपि? ग्रीक एवं अरमाइक। इसको आप याद कर लेना, अरमाइक लिपि। ये कहाँ पे होगा? अफगानिस्तान में। खरोष्ठी लिपि ये कहाँ पे होगा? खरोष्ठी लिपि जिनसे अभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान में, यहाँ पे भी शाहबाज गढ़ी है, शाहबाज गढ़ी यहाँ पे, एवं मन सेहरा ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर से क्या मिली है? खरोष्ठी लिपि में। और शेष भारत जहाँ भी है वहाँ पे कौन सा लिपि है? ब्राह्मी लिपि। अगर बोला जाएगा अधिकतर कौन सी लिपि में है इनके अभिलेख, तो वो है ब्राह्मी लिपि में। तो अब देखते हैं कि जो शिलालेख थे अशोक के, उसको सबसे पहले किसने खोजा था? इसकी सबसे पहले खोज की थी प्रादेटी फैंथलर ने। द्रेटी फैंथलर ने। इसकी संख्या कितनी थी? 14 जो शिलालेख हैं उनको खोजा था। इसको पढ़ा था किसने सबसे पहली बार? जो शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? इसने जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने। हम लोग एक देखेंगे कि जो प्रमुख शिलालेख हैं अशोक के, उसमें क्या क्या इसका विषय है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको ही देखेंगे। तो जो पहला शिलालेख है उसमें क्या है? इसमें पशु बलि, जो पशु बलि देते थे उसकी निंदा की गई है, जो पहला शिलालेख है, ठीक है, पहला। दूसरा में क्या है? दूसरा में जो मानव और पशु दोनों के लिए क्या चिकित्सा, पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का इसमें वर्णन है, सही है। और दोनों के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया गया है। और इसी में दूसरे में ही एक और चीज़ का जिक्र है, वो जो दक्षिण राज्य थे वो कौन कौन से थे? वो थे चोल, पांड्या और केरल पुत्र, यानी केरल के जो राजा थे। इन सब का जिक्र किसमें? दूसरे अभिलेख में। चौथे पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, भेरी घोष की जगह धम घोष का उल्लेख इसमें है। आप लोग ये तो बहुत दिन से जान रहे होंगे कि भेरी घोष की जगह धम घोष, लेकिन भेरी घोष होता है क्या? ये पता है आप लोगों को? भेरी घोष क्या होता है? भेरी का मतलब होता है, ये होता है युद्ध में जो नगारा बजता है ना, वो होता है, ठीक है। घोष मतलब घोषणा। तो ये जो युद्ध का जो नगारा है, यानी जो युद्ध की घोषणा है, युद्ध की आवाज़ है, तो इसको को भेरी घोष कहते थे। और इसको धम घोष, धम मतलब धर्म की आवाज़, जो नीति है, धर्म है, नैतिकता है, अहिंसा पर आधारित जो जीवन शैली है, उसका घोषणा, उसके लिए, उसके प्रचार के लिए। तो अशोक ने क्या बोला? अपने चौथे शिलालेख में क्या बताया? जो युद्ध है उसकी जगह पे धम का घोषणा, सही है। 5वें में क्या था?
5वां में इसमें है कि जो धर्म महामात्र हैं यानी धर्म के जो मंत्री हैं, जो उनकी नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 11th में क्या है, 11वां वाला में उसमें है, इसमें सही तरीका से धम्म की व्याख्या की गई है कि धम्म आखिर होता क्या है अशोक के अनुसार। तो जो 12वां शिलालेख था उसमें क्या है, स्त्री महामात्र जो है उनकी नियुक्ति की इसमें बात की गई है और स्त्रियों के सम्मान के बारे में बात की गई है 12वें में। 13वां क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसको तो जरूर याद रखना। ये क्या है बताओ आप लोग, इसमें इसी में कलिंग युद्ध को के बारे में चर्चा की गई है। जो कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ, ठीक है, और इसमें धम्म प्रचारक भेजे। और मेन जो आप लोगों ने देखा, ये चौथा में जो भेरी घोष की जगह धम्म घोष है, यहाँ पर उसको अच्छे तरीका से आजमाया गया। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, अशोक का हृदय परिवर्तन का वर्णन है। यहाँ पे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं एक चीज़ क्या, कि जो ये वाला है ये क्या है, महाशिलालेख है, सही है, ये क्या है महाशिलालेख, और ये है लघु शिलालेख और स्तंभ लेख है। तो महाशिलालेख यहाँ देखो मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, यहाँ पे कौन सी लिपि थी बताओ आप लोग जल्दी से, खरोष्ठी लिपि वाला अभिलेख यहाँ पे मिला है, सही है। और यहाँ पे देखो आप लोग कलसी है, गिरनार है, इस जगह को याद कर देना आप, सुपारा है, सन्नति है, मेन देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जागोर, शिशुपालगढ़, कलिंग देख लो, ये क्या है उड़ीसा वाला क्षेत्र में ये दोनों हो जाएगा। ये गिरनार कहाँ है, गुजरात में। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और आप लोग देखो ये कौशाम्बी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रानी का अभिलेख, ये याद रखना, रानी का अभिलेख कौशाम्बी को बोलते हैं। और आप लोग एक और इम्पोर्टेंट, रुमिनदेई, ये क्या है, सबसे छोटा अभिलेख है, ये नेपाल में है। यहाँ पर 2 स्तंभ लेख है, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़, ये कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। और लौरिया अरेराज कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। एक और शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मस्की, ये याद रख लेना, मस्की, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, ये जरूर याद रखना, पूछता है। यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कहाँ पे है, धौली है, ये धौली कहाँ है, उड़ीसा में है। और यहाँ पर ये हाथी बना हुआ है, ठीक है, ये हाथी, ये हाथी अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था, ये पूर्व की दिशा में है, ठीक है। और एक यहाँ पे 2-3 मैं बता दे रहा हूँ जिसको जरूर याद रखना, जौगर, जौगर ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में ही है, सही है। उसके बाद आता है कलसी, कलसी ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। एड़ागुड्डी, एड़ागुड्डी ये कहाँ पे होगा, आंध्र प्रदेश में, सही है। अब हम लोग कुछ स्तंभ लेख को देखते हैं। स्तंभ लेख मतलब जो पिलर होता है वो उसके बारे में देखते हैं। उसकी संख्या कितनी थी, उसकी संख्या 7 थी। उसमें जो है एक है दिल्ली टोपरा अभिलेख स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, सही है। ये क्या है, ये टोपरा में था और इसको किसने लाया था, इसको फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। एक और है दिल्ली मेरठ, तो ये पहले मेरठ में था, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लाया गया था दिल्ली में, सही है। बिहार में कितने बताए अभी मैंने, 3 स्तंभ लेख बताए थे, 3 बताओ कौन कौन से हैं। एक तो रामपुरवा, रामपुरवा, एक है लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, ये दोनों कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण में। और एक दूसरा है लौरिया अरेराज, अरेराज ये कहाँ पे है, ये है पूर्वी चंपारण में। तो बिहार में कौन कौन से हो गए, 3 हो गए, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। एक और कहाँ पे है, जो कि है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, ये कहाँ पे होगा, प्रयागराज यानी कौशाम्बी में है स्थित है, सॉरी। ये अभी कहाँ पे है, ये अभी इलाहाबाद में है, ठीक है, इलाहाबाद के किला में है। पहले कहाँ पे था, पहले ये कौशाम्बी में था, पहले कौशाम्बी में था, ठीक है। और ये अभी इलाहाबाद में, तो ये कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया था बताइए, किसने लाया था, अकबर ने। तो चलिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट याद रख लेना, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, तीनों बिहार में, रामपुरवा और नंदनगढ़ दोनों ठो पश्चिमी चंपारण में, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा दोनों कहाँ, यूपी में। इसको किसने लाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, उसको इलाहाबाद किसने लाया था, अकबर ने। और जो लास्ट है वो क्या है, रुमिन देवी, रुमी देवी, ये क्या है, नेपाल में है और ये सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख,
सही है। इसमें इसी में क्या जिक्र किया गया था, ये इसमें लुम्बिनी में जो जो धम्म यात्रा के दौरान अशोक जो यहाँ पे पहुँचे थे उसके बारे में जिक्र है। और यहाँ पहुँच करके लुम्बिनी जानते हो आप लोग क्यों फेमस है, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। तो यहाँ पे यहीं पे भू राजस्व दर जो था, जो कर होता है, उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। ठीक है, तो इसी में किस में जिक्र, और जो धार्मिक कर होता है जिसको कि बलि बोलते हैं, बलि क्या था, धार्मिक कर था, इसको भी खत्म कर दिया था किसने, सम्राट अशोक ने। इस सब का जिक्र कहाँ पे, रुम्मीदेही में। ये सबसे छोटा स्तंभ लेख है। हम लोग यहाँ पे जो मौर्य प्रांत थे और उनकी राजधानी को देख लेते हैं तुरंत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तरापथ। उत्तरापथ, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। दूसरा है अवंती, इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। तीसरा जो है पूर्वी प्रांत, इसकी राजधानी कहाँ पे होगी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, कलिंग की राजधानी कहाँ होगी, तोसली। याद रखना, कलिंग तो आप लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद रखना। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अशोक के नाम को, यानी उनका नाम विभिन्न विभिन्न अभिलेख में कहाँ कहाँ क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं कि अशोक का नाम अशोक कहाँ से पता चलता है। अशोक का नाम अशोक 4 जगह से पता चलता है। एक तो है मस्की, ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। और दूसरा क्या है, गुर्जरा, ये कहाँ पे है, ये एमपी में है। और तीसरा है उदयगोलन, और लास्ट है निट्टूर। ये दोनों कहाँ पे है, ये दोनों भी कर्नाटक में है। तो आप लोग जानते हो, इसको याद करने की ट्रिक है माय गन, यानी एम से मस्की, जी से गुर्जरा, यू से उदयगोलन, एन से निट्टूर। यानी यहाँ पे क्या है, अशोक का नाम अशोक है। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछेगा, जो भी ऑप्शन आएगा वो नहीं होगा, तो ये बस याद रख लेना, JUN। ठीक है, अब देखते हैं प्रियदर्शी, जो कि बहुत ही सुंदर हो, प्रिय दिखने में बहुत सुंदर हो, प्रियदर्शी, या कहीं कहीं प्रियदर्शी भी लिखा रहता है। ये कहाँ पे है प्रियदर्शी, ये कहाँ पे है, भाबरू बैराट में, भाबरू बैराट अभिलेख में। ये कहाँ पे, राजस्थान में। और नेक्स्ट आते हैं अशोक वर्धन, ये कहाँ पे है, पुराणों में कहा गया है इनको अशोक वर्धन। अशोक मौर्य, यही बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जूनागढ़, या जिसको कि गिरनार अभिलेख बोलते हैं। इसमें ये किसका है, रुद्रदामन का अभिलेख है। इसमें बताया गया है कि अशोक मौर्य जो है, इन्होंने भी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, और उनका चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को बनवाया था। तो वहाँ पे अशोक मौर्य मिलता है। और हम लोग एक चीज़ पे आते हैं कि अशोक जो है, अशोक ने किसी पे धर्म नहीं थोपा अपना, बल्कि उन्होंने दूसरे धर्मों को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उसके उसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि आजीवक संप्रदाय जो है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, मोकलीपुत्र गुस्साल। और इसी के जो मतलब इसी के फॉलोअर थे कौन, अशोक के बाबूजी बिंदुसार। तो अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की गुफाओं में 4 गुफाएं ध्यान में दी, बराबर की गुफाओं में निर्माण करवाया, जिसका कि नाम था कर्ण, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। अशोक के पोते जिसका के नाम दशरथ था, उन्होंने भी आजीविकों को नागार्जुन गुफा दान में दी, नागार्जुन गुफा। ठीक है, ये ध्यान रखना, नागार्जुन गुफा। हैं हम लोग अशोक और कलिंग युद्ध के बारे में। तो जो ये 13वां अभिलेख है, शिलालेख है, उस पे क्या है, 13वें उसमें दिया गया है कि अशोक ने अपने जो जब ये राजा बना तो उसके 8 वर्ष बाद, यानी 261 ईसा पूर्व में, ये कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था, कुछ तो रीजन होगा। कलिंग क्या था, कलिंग मगध साम्राज्य से अलग हो गया था, इसलिए प्रतिकार के रूप में, मतलब उसके बदले के रूप में अशोक ने दंडात्मक कार्रवाई की और उसको कलिंग को अपने अंदर मिलाना चाहा, इसलिए कलिंग युद्ध हुआ। और अशोक ने कलिंग को हरा करके, उस पर आक्रमण करके, कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, इस पर अधिकार कर लिया। ये सब कहाँ पे है, ये 13वें शिलालेख में। तो युद्ध की जो विभीषिका थी, जो बहुत ज़्यादा इतना नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत बेघर हो गए, तो इस सबको देख करके उस अशोक के ऊपर में बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद वो जो भी ये जो है भौतिक इच्छा, जो भेड़ी घोष है, इससे एकदम दूर हो गए और सांस्कृतिक विजय और धर्म के प्रचार की तरफ ध्यान देना शुरू किया। और इसी में अगर अशोक के बारे में देखते हैं एक चीज़, तो सबसे पहले ये किस धर्म के थे, बोलते हैं सब ब्राह्मण धर्म के थे, अनुयायी थे, ब्राह्मण धर्म को मानते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कलहन का राज तिरंगिनी आप जानते हैं,
कल्हण ने एक बुक लिखा राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर के राजनीति के बारे में, तो इसमें भी अशोक का जिक्र है। तो ये इसके अनुसार पता चलता है कि ये जो अशोक हैं ये शैव धर्म के थे और निर्ग्रोथ एक बौद्ध भिक्षु थे। इनका प्रवचन सुन के ही इनका मन हुआ कि बौद्ध धर्म को अपनाया जाए। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आप इसको ध्यान देना। लेकिन इनको दीक्षा किसने दिलवाई थी? उपगुप्त। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने अशोक को दिलवाई? बताइए। बौद्ध धर्म की उपगुप्त ने। और निर्ग्रोथ का प्रवचन सुन के इनका मन हुआ कि बौद्ध धर्म को अपनाया जाए। ठीक है, समझे। लेकिन ये एक बात और है कि इनका हृदय परिवर्तन तो हुआ इस युद्ध को देख करके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इन्होंने कभी सेना नहीं रखी। ये सेना भी रखे थे और सब हथियारों से सुसज्जित भी थे, भले ही उसके बाद उन्होंने युद्ध नहीं किया। पर्याप्त संसाधन के बावजूद कोई युद्ध नहीं लड़ा इन्होंने। अब आते हैं इनकी धार्मिक नीति पे। तो ये धार्मिक नीति इनका कैसा था? ये सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया और बौद्ध धर्म को किसी पे थोपे नहीं। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि बराबर आजीविका को बराबर गुफाओं में दिया गया था, बहुत सारे गुफा रहने के लिए। और जानते हैं 250 और एक और इम्पोर्टेंट है, 250 ईसा पूर्व में ही कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में क्या किया था इन्होंने? मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगति इन्होंने ही करवाया था, तीसरा बौद्ध संगति। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया ही नहीं बल्कि इनका प्रचार भी किया। इसके लिए जो इनके पुत्र थे महेंद्र और इनकी जो पुत्री थी संघमित्रा, इनको कहाँ भेजा इन्होंने? श्रीलंका के लिए बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए भेजा। अब आते हैं इनके प्रशासन के बारे में। प्रशासन में क्या किया इन्होंने? प्रशासन में इन्होंने पैतृक राजत्व का पालन किया। पैतृक राजत्व का मतलब क्या होता है? राजा जो है वो पिता के समान है। राजा प्रजा को अपना संतान मानता है। ठीक है, और इनका जो अशोक का धम्म उसका व्यापक उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों का सम्मान करना तथा दासों और नौकर पे दया करना। अब हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वो देखते हैं। राजा क्या होता था वहां पे? वो प्रशासन का नेतृत्व करता था। ठीक है, और सलाह के लिए क्या होता था? मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद मतलब कि ये कौन होते थे? पुरोहित वर्ग। सही है। और एक सचिव होता था जिनको क्या बोलते थे? अमात्य। तीर्थ किसको बोलते थे? तीर्थ ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे। एक नापतोल का एक इकाई होता था पन, जो भी अधिकारी वगैरह हैं उन सबको वेतन वगैरह जो भी चीज देना होता था वो पन में दिया जाता था। ये क्या होता था? ये चांदी का सिक्का होता था, चांदी का। और ये 1 तोला का 3/4 भाग होता था। 1 तोला चांदी का 3/4 भाग ये वेतन देने के लिए उपयोग होता था। अब जानते हैं कि वहां पे वेतन जो था, वेतन देने में भारी असमानता थी। एक और है जिसको बोलते थे धम्म महामात्र। ये कौन थे बताइए? ये जो धर्म का प्रचार करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त हुए, वो धम्म महामात्र थे। जो हम लोग का भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो अशोक स्तंभ है, ये जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के ही जो सारनाथ का स्तंभ है, सारनाथ, उससे लिया गया है। कौन सा? ये अशोक स्तंभ। सही है। सीता किसको बोलते थे? सीता ये जो राजकीय भूमि होती थी इसको सीता बोलते थे। राजकीय भूमि को सीता। जो कर का दर होता था वो लगभग 1/6 होता था, जितना उपज होता था उसका। पूर्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, जो पूर्व में यानी बंगाल में एक ताम्रलिप्ति था। ताम्रलिप्ति ये क्या है? ये मौर्यकालीन बंदरगाह था। और पश्चिम में भरूच या भरूच ये कहाँ पे था? ये गुजरात में था। ये दोनों क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। इसको जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है। प्रशासन में एक बार हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। जो चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत था, उसमें क्या था? कौन कौन चीज था? अब सोचो आप लोग। यहाँ पर देखिए, राजा था, अमात्य था, जनपद था, दुर्ग था, कोष था, दंड था, मित्र था। तो इसमें एक चीज और था कि ये किस अंग से इनको तुलना किया गया था? राजा क्या है? शरीर के अंग के हिसाब से ये सिर है, ऊपर वाला एकदम, जो सब कुछ हैंडल करता है।
अमात्य क्या है, जो अधिकारी थे, आँख, वो आँख है। जनपद क्या है, ये जांग है। कुछ पूछा हुआ ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दुर्ग क्या है, ये बाँ है शरीर का। उसी तरह से राज्य का भी है। कोष, ये मुख है, ठीक है। मस्तिष्क क्या है, दंड। और मित्र क्या है, ये कान है। तो सप्तांग सिद्धांत जो शरीर का अंग है, उनको 7 अंगों में बांटा गया है। तो ये किसका था, चाणक्य का था। इनका जो प्रशासनिक स्थिति थी, वो सबसे बड़ा वो क्या था, प्रांत था। और प्रांत के अंदर में क्या थे, विषय होते थे। और विषय के अंदर में ग्राम होते थे, ठीक है। और प्रांत का जो प्रशासन था, जो प्रशासक होता था, वो कौन होता था, आमतौर पे शाही राजकुमार ही होते थे, ठीक है, शाही राजकुमार। और विषय के जो प्रशासक होते थे, जो हेड होते थे, उसको क्या बोलते थे, विषयपति। और ग्राम के जो हेड होते थे, उसको ग्रामिक। सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम। प्रशासकों में जो प्रशासक होते थे, उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी, गोप। गोप कौन होते थे, गोप होते थे जो 10 ग्राम का, 10 गांव का शासन संभालता था, ठीक है, वो गोप होते थे। तो प्रांत के हेड शाही राजकुमार, विषय के हेड विषयपति, ग्राम के हेड ग्रामिक। जो नायक होते थे वो कौन होते थे, नायक क्या होते थे, ये सेना का संचालन करते थे, सेना का संचालन, ठीक है। और ये नगर सुरक्षा को भी देखते थे, नगर सुरक्षा प्रमुख होते थे ये, सही है। एक और होता था सन्निधाता। सन्निधाता क्या होते थे, ये कोषाध्यक्ष, यानी कोष जो खजाना था, उनको देखते थे, ठीक है। और एक आते हैं दंडपाल, जो नाम से ही लग रहा है कि ये दंड देते होंगे। तो पुलिस अधिकारी होते थे ये, पुलिस अधिकारी। इसको एक ट्रिक से याद करो। सेनापति कौन होगा, आप जानते हैं, सेना विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। गुप्तचर, गुप्तचर जो चर होते थे, वो जासूस होते थे। तो गुप्तचर विभाग का हेड कौन होते थे, गुप्तचर विभाग का हेड कौन होते थे, हेड महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कौन होते थे, ये होते थे गुप्तचर विभाग के हेड, ठीक है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है रजुक या राजुक। ये क्या होता था, ये क्षेत्रीय न्यायाधीश होते थे, क्षेत्रीय न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है। ये सीताध्यक्ष कौन होते थे, सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष कौन होते थे, ये कृषि का पर्यवेक्षक होते थे, यानी कृषि का जो देख रेख करेंगे, ये कृषि का पर्यवेक्षक, यानी कृषि का देख रेख करने वाला। पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष ये कौन होते थे, ये होते थे बाट और माप के अधीक्षक, अधीक्षक। अब आते हैं लास्ट, जो हम लोग अब अंतिम करते हैं इसका। जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, वो कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ, ठीक है। और इसकी हत्या किसने की थी, इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो ये सम्राट अशोक की कहानी, और इससे जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट MCQ में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इससे ही आएंगे, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देखें। मैं अब अगला वीडियो लेकर के आऊँगा, इससे आगे का कोई भी जो टॉपिक होगा उस पर टॉपिक पर, तो शुंग वंश से स्टार्ट करेंगे।